सोमालिया के तट के पास हिंद महासागर में एक तेल कंपनी का जहाज उन श्रमिकों से भरा है जो अत्यधिक गहराई में गोता लगाकर पानी के नीचे तेल और गैस पाइपलाइनों का रखरखाव करते हैं। एक सुबह जहाज में अलार्म बजना शुरू हो जाता है, इसलिए एंगल अपनी मृत पत्नी की याद के रूप में रखे गए छोटे हार को पकड़ लेता है और ये देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है। जब वह कॉम्स रूम में पहुंचता है तो वह देखता है कि बॉस कार्सन अपने वरिष्ठों के साथ फोन पर बहस कर रहे हैं और मिच बताते हैं कि जहाज मुड़ रहा है क्योंकि उन्हें पाइपलाइन और मैनिफोल्ड पर कम दबाव वाला रीडिंग मिला है। कार्सन एक टीम को पानी के भीतर भेजना चाहता है और एंगल के विरोध को नजरअंदाज करता है कि तूफान आ रहा है। चूंकि अधिकांश गोताखोर टीमें पहले ही घर जा चुकी हैं, इसलिए उन्हें जो भी मिल सकता है उसे इकट्ठा करना होगा, जिसमें एक बहुत ही युवा कर्मचारी भी शामिल है। एंगल ने फिर से विरोध किया और बताया कि लड़का 30 मीटर से नीचे नहीं गया है, लेकिन कार्सन अपने आदेश पर अड़े रहे और मिच को प्रभारी बना दिया। इसके बाद एंगल युवा जोन्स को खबर बताने जाता है और लड़का वास्तव में पानी के नीचे जाने के लिए उत्साहित होता है। मिच हर्स्ट की तलाश में जाता है और यह जानकर परेशान हो जाता है कि वह कितनी शराब पी रहा है। हर्स्ट बताते हैं कि उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है, लेकिन मिच द्वारा दोगुना वेतन देने की पेशकश करने पर उन्होंने जाना स्वीकार कर लिया। फिर टीम तैयार हो जाती है और जोन्स अपनी गर्भवती पत्नी को फोन करके बताता है कि वह एक दिन देर से आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से मिच को घर पर कोई नहीं मिला। कुछ क्षण बाद टीम अंततः डाइविंग बेल में प्रवेश करती है और समुद्र में उतरना शुरू कर देती है। एंगल ने नोटिस किया कि जोन्स हेयर जेल का एक जार लाया है और उसे इसे खोलने के लिए कहा, जो दबाव परिवर्तन के कारण जोन्स के पूरे कपड़ों पर फैल गया। वे जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही अधिक हर्स्ट को शराब छूटने का एहसास होने लगता है और सीट बेल्ट लगाते समय ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। जब टीम आखिरकार नीचे पहुंच जाती है तो जोन्स घंटी पर रुक जाता है, जबकि अन्य 3 पाइप ठीक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तीनों आदमी मरम्मत करने में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। जोन्स एक सुंदर प्राणी को तैरते हुए और अपनी पत्नी की तस्वीर को घूरते हुए देखकर अपना मनोरंजन करने की कोशिश करता है। अचानक घंटी पागलों की तरह हिलने लगती है और जोन्स जहाज के संपर्क में आने के लिए दौड़ पड़ता है। जाहिरा तौर पर तूफान आखिरकार आ गया है, लेकिन इससे पहले कि जोन्स अधिक विवरण मांग सके, जहाज के कॉम बंद हो गए। जब जोन्स दूसरों को बताता है कि क्या हुआ, तो हर्स्ट ने काम खत्म करने से इनकार कर दिया और एंगल और मिच को मरम्मत पूरी करने के लिए छोड़कर वापस घंटी के पास चला गया। उसी क्षण घंटी फिर से हिलने लगती है और हर्स्ट अपने दोस्तों से जल्दी वापस आने का आग्रह करता है। सौभाग्य से वे समय पर मरम्मत पूरी कर लेते हैं और बेल पर लौट आते हैं, जहां वे अंततः जहाज से फिर से संपर्क बनाते हैं। कार्सन का कहना है कि उन पर हमला किया गया था, लेकिन मिच फिर भी उनसे घंटी को वापस सतह पर लाने के लिए कहता है। घंटी धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू होती है, लेकिन जितनी ऊपर जाती है उतना अधिक हिलती है और जल्द ही उनका जहाज से फिर से संपर्क टूट जाता है। अचानक घंटी तेज गति से गिरने लगती है और टीम को प्रभाव के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसे ही घंटी समुद्र के तल से टकराती है, अलार्म बज जाता है और जोन्स चिल्लाता है क्योंकि उसे चोट लग गई है। मिच और हर्स्ट ने तुरंत उसे पकड़ लिया, जबकि एंगल ने अपना चाकू जोन्स के मुंह के अंदर डाल दिया। ये पता चला कि फिलिंग के नीचे दांत की कैविटी में दबाव फंस गया था, लेकिन चाकू का प्रहार तुरंत ही ठीक हो जाता है, जबकि जोन्स को ठीक होने में कुछ समय लगता है और सिस्टम स्थिर हो जाता है। मिच जहाज से फिर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एंगल ने क्षति की जांच करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया और पाया कि क्षति केवल कुछ खरोंचे हैं और बीकन अभी भी काम कर रहा है। हर्स्ट ने सूची की जांच की और कंबल और प्राथमिक चिकित्सा पाए, लेकिन कोई जीवित रहने का सूट नहीं मिला। मिच बताते हैं कि बैकअप हीटिंग काम कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि यह पर्याप्त होगा। इसके बाद एंगल जहाज से घंटी को जोड़ने वाली गर्भनाल केबल की जांच करने के लिए तैरना जारी रखता है। वह रास्ते का अनुसरण करता है जब तक कि उसे एक परेशान करने वाला दृश्य नहीं दिखता। जहाज तूफान से नष्ट हो गया है और वह डूबते हिस्सों को देख रहा है। मामले को बदतर बनाने के लिए एंगल को कार्सन सहित चालक दल के सभी शव मिले। एंगल घंटी के पास लौटता है और यह साबित करने के लिए जहाज का एक टुकड़ा गिरा देता है कि वह डूब गया है। पहले तो मिच ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और जोन्स से कॉम्स को फिर से आजमाने के लिए कहा, लेकिन एंगल ने शवों का उल्लेख किया और उसे सच्चाई दिखाने के लिए चिल्लाया। वे यहाँ सीमित ऑक्सीजन के साथ फंस गए हैं, इसलिए उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। समाचार को समझने देने के लिए एक पल की चुप्पी के बाद एक बहस शुरू हो जाती है, जो तब और भी बदतर हो जाती है जब एंगल बताते हैं कि कंपनी लॉकडाउन में है और कोई नहीं आएगा। हर्स्ट और एंगल एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, लड़ाई में घूंसे मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मिच जल्दी से उन्हें अलग कर देता है और ऑक्सीजन बचाने के लिए सभी को शांत होने के लिए कहता है। तब मिच को याद आता है कि जब वे इसे ठीक करने के लिए नीचे आए थे तब से उनके पास पाइप का कई गुना स्थान है, इसलिए वह इसे लिखता है और जोन्स को इसे हर 15 मिनट में कॉम के माध्यम से प्रसारित करने के लिए देता है। उम्मीद करता है कि किसी भी गुजरने वाले जहाज को संदेश मिल जाएगा। एंगल सोचते हैं कि उन्हें घंटी को फिर से तैराने के लिए क्लम्प के वजन को अलग कर देना चाहिए ताकि उन्हें देखा जा सके, लेकिन मिच ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, ये बताते हुए कि दबाव अंदर और बाहर बराबर है, इसलिए यदि वे उठते हैं तो यह उन्हें मार सकता है। उसी समय ऑक्सीजन टैंकों में से एक ढीला हो जाता है और घंटी की हवा खत्म होने लगती है, इसलिए अलार्म फिर से बज जाता है। टीम कुछ मुखौटे लाने के लिए दौड़ती है, विशेष रूप से जोन्स के लिए जो इसका आदी नहीं है और पहले से ही चक्कर महसूस कर रहा है। एंगल भी अपनी उम्र के कारण नीचे चला जाता है और दूसरा मास्क ले लेता है, जबकि मिच घंटी को स्थिर करता है और देखता है कि उनकी 2 घंटे की सांस लेने वाली गैस बर्बाद हो गई है। एक और बहस शुरू होती है क्योंकि हर्स्ट एक नए टैंक के लिए जहाज के मलबे की तलाश में जाना चाहता है और एंगल घंटी को तैराने पर जोर देता है।
है, लेकिन मिच जोर देकर कहता है कि यह बहुत जोखिम भरा है और उन्हें बस इंतजार करना चाहिए। जोन्स संचार का प्रयास करना जारी रखता है और अचानक उन्हें एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज से उत्तर मिलता है। दुर्भाग्य से क्योंकि घंटी में कोई चीनी नागरिक नहीं है, उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया और फोन रख दिया। इसके बाद हर्स्ट और मिच एक और ऑक्सीजन टैंक खोने से पहले घंटी की क्षति की दोबारा जांच करने के लिए तैयार हो गए। एंगेल उन्हें जाते हुए देखता है और उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब वह अपनी मृत पत्नी के साथ यात्रा पर निकला था, और जोन्स को लगता है कि एंगेल को बचाए जाने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बीच हर्स्ट और मिच ये सुनिश्चित करते हैं कि सिलेंडर और वाल्व अच्छी तरह से समायोजित हो, लेकिन उन्हें ये भी पता चला कि घंटी के शीर्ष पर एक क्रेन ब्लॉक है। जब वे वाल्वों को अतिरिक्त सुरक्षित बनाने पर काम करते हैं तो क्रेन ब्लॉक गिर जाता है और मिच से टकरा जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। हर्स्ट घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। तभी पता चलता है कि मिच की नाभि फंस गई है। वह उसे अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कांपते हाथों में परेशानी हो रही है, इसलिए एंगेल बिना किसी सूट के पानी में कूद जाता है। एंगेल का अनुभव उसे मिच को उसकी नाभि से तुरंत अलग करने की अनुमति देता है और हर्स्ट के साथ मिलकर वे उसे वापस घंटी में खींच लेते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, वे मिच का हेलमेट हटा देते हैं और गहरी सांस लेते हुए वह तुरंत जाग जाता है। फिर वह हर्स्ट को डांटते हुए कहता है कि उसके गोताखोरी के दिन खत्म हो गए हैं क्योंकि उसके हाथ अब बेकार हो गए हैं क्योंकि वह एक आदी है। हर्स्ट माफी मांगता है, लेकिन वह ये भी बताता है कि तंत्र टूट गया था और वह केवल गोताखोर होने के 18 वर्षों के कारण अलगाव के कारण पीता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और घंटी की आधी हवा खत्म हो जाती है। एंगेल जोर देकर कहते हैं कि उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन मिच जिद्दी है और फिर भी उन्हें इंतजार करने का आदेश देता है। कुछ क्षण बाद एंगेल और जोन्स सो रहे हैं जबकि मिच खुद को प्रार्थना में लगा देता है। जब वह रेडियो स्टैटिक सुनता है तो वह भी सो जाने वाला होता है, लेकिन जब वह जांच करने के लिए दौड़ता है तो उसे दुख होता है कि यह एक गलत अलार्म है। फिर वह हर्स्ट को देखने जाता है, लेकिन पाता है कि वह गायब है। मिच दूसरों को जगाता है और हर्स्ट को कॉल करने के लिए रेडियो का उपयोग करता है, जो घोषणा करता है कि वह चीजों को ठीक करने जा रहा है। ये पता चला है कि हर्स्ट ने एक सूट पहन रखा है और अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक खोजने की कोशिश करने के लिए जहाज की नाभि का अनुसरण कर रहा है। मिच उसे वापस आने का आदेश देता है, लेकिन हर्स्ट उसे अनदेखा कर देता है और अपने पुराने गोताखोरी अनुभवों के बारे में बात करता रहता है। हालांकि वह जितना आगे बढ़ता है, हाइपोथर्मिया से वह उतना ही अधिक प्रभावित होता है और जल्द ही वह भ्रम की स्थिति में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह अपने परिवार के बारे में इधर उधर भटकने लगता है। जल्द ही हर्स्ट शिकायत करने लगता है कि उसे कितनी गर्मी लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। सांस लेने में कठिनाई होने पर उसका शरीर रेत पर घसीटता है। घंटी में एंगेल बताते हैं कि उन्हें गैस बंद कर देनी चाहिए क्योंकि हर्स्ट वैसे भी मरने वाला है। एंगेल सोचते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन बचाना चाहिए और हर्स्ट को धीरे धीरे दर्द सहने के बजाय जल्दी मरना चाहिए। मिच इस विचार से परेशान है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उनके पास ये चुनने की शक्ति है कि कौन मरेगा, और यह एक और तर्क को जन्म देता है। जब एंगेल और मिच लड़ते हैं, जोन्स विकल्प चुनता है और गैस काटने के लिए बटन दबाता है, और जल्द ही उन्हें हर्स्ट की सांसें सुनाई देना बंद हो जाती हैं, जो पुष्टि करता है कि वह मर चुका है। वे नहीं जानते कि वह जहाज के ऑक्सीजन टैंक खोजने से 2 कदम दूर थे। हर्स्ट को अलविदा कहने के लिए मिच एक प्रार्थना करता है और हर्स्ट के दूसरे नाभि सिरे को पानी में फेंक देता है। कुछ क्षण बाद जोन्स ने फैसला किया कि चूंकि उसे काम पर गोता लगाने का मौका नहीं मिला, इसलिए वह अब तैराकी करेगा। वह पानी में कूद जाता है और अचानक जोन्स ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि यह सब एक बुरा सपना था। जब मिच ने उसकी जांच की तो जोन्स ने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा और उसकी पत्नी को बच्चे को अकेले ही पालना होगा। वह सोचता है कि पितात्व कैसा होता है और मिच उसे एक कहानी सुनाता है कि पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेना कितना अद्भुत लगा। उस समय हीटर खराब होने लगता है, जिससे ठंड लगने से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। सौभाग्य से जोन्स सुधार करना जानते हैं और घर का बना स्टीम बॉयलर बनाने के लिए वे पानी से भरे टैंक पर एक टॉर्च का उपयोग करते हैं। अब उनके पास 1 घंटे से कुछ अधिक समय का प्रसारण बचा है, इसलिए मिच ने अपने परिवार को एक पत्र लिखने का फैसला किया, जिसमें उनके कहने पर नौकरी न छोड़ने के लिए माफी मांगी गई। फिर वह इसे एक सीलबंद प्लास्टिक बैग में रखता है ताकि बाद में यह उसके शरीर से मिल सके। इसे देखकर एंगेल की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन वह क्षण तब बाधित हो जाता है जब कॉम्स अचानक जीवंत हो उठते हैं। यह एक नौसेना फ्रिगेट है जो चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज द्वारा उन्हें घंटी का संदेश देने के बाद आया था, और वे पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने कभी किसी से संपर्क नहीं किया। यह नया जहाज उनकी तलाश शुरू कर देगा, लेकिन उन्हें ढूंढने में घंटों लग सकते हैं क्योंकि उनके पास सटीक निर्देशांक नहीं है। चूंकि ऐसा लगता है कि वे अभी भी मरेंगे, एंगेल एक विचार प्रस्तुत करते हैं। पाइपलाइनों पर ड्राइवॉल का अतिरिक्त सिलेंडर ले जाते हैं, इसलिए यदि वे अपने शेष हीलियम के साथ गैस मिलाते हैं तो वे पर्याप्त समय खरीद सकते हैं। मिच झिझक रहा है क्योंकि वे मीलों तक बह चुके हैं और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वह कहाँ है, लेकिन एंगेल बताते हैं कि उनके पास वैसे भी कोई विकल्प नहीं है। मिच योजना को मंजूरी देता है और एंगेल खोज शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार जब उसे एक पाइप मिल जाता है और वह जोन्स को कॉम्स पर नंबर बताता है, तो जोन्स मानचित्र को देखता है और उसे निकटतम संभावित वेल्ड चैम्बर तक ले जाता है। आगे चलकर एंगेल सूट की गैस का अधिकतम उपयोग करता है और गर्मी खत्म हो जाती है। मिच उसे वापस आने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन एंगेल मना कर देता है क्योंकि वे वैसे भी मरने वाले हैं। जोन्स उसे कॉम्स के माध्यम से निर्देश देना जारी रखता है और एंगेल को बहुत सारे शव मिलते हैं, लेकिन अंत में उसे वेल्ड चैम्बर भी मिल जाता है।
जब वह उस तक पहुंचने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वह गर्भनाल रेखा के अंत में है और वह अब आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई अन्य विकल्प न देखकर एंगेल ने मिच की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए और कॉम्स को खोते हुए टैंकों तक पहुंचने के लिए अलग होने का फैसला किया। घंटी में लगभग कोई हवा नहीं बची है, इसलिए मिच ने दूसरा सूट पहनने और एंगेल के पीछे जाने का फैसला किया। वह नाभी को अलग पाता है और सबसे बुरी स्थिति से डरता है, लेकिन थोड़ा और चलने के बाद वह एंगेल को अपने बगल में एक टैंक के साथ जमीन पर बेहोश पाता है। अपनी नाभि को चरम सीमा तक धकेलते हुए मिच एंगेल और टैंक दोनों को पकड़ने और उन्हें वापस घंटी पर लाने में सफल होता है। जोन्स उनकी मदद करता है और तुरंत एंगेल का हेलमेट उतार देता है, लेकिन अलार्म अचानक बज जाता है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। मिच जोन्स को नए टैंक को जोड़ने के लिए भेजता है जबकि वह एंगेल के लिए सीपीआर करना शुरू करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यह मानते हुए कि बहुत देर हो चुकी है, मिच पीछे हट जाता है और जोन्स के साथ शोक मनाना शुरू कर देता है, जो एंगेल की ओर से हल्की सी हरकत देखने से पहले ही लगभग रोने लगता है। जैसे ही नया टैंक घंटी में ऑक्सीजन भेजना शुरू करता है, एंगेल के दिमाग में फ्लैशबैक वापस आते हैं और उसके दोस्त उसे एक मुखौटा देने के लिए बैठते हैं और अंत में उसे चेतना में वापस लाते हैं। अब उनके पास 2 घंटे की हवा बची है। जब नौसेना का युद्धपोत उनसे दोबारा संपर्क करता है तो वे उन्हें सूचित करते हैं कि वे 1-1.5 घंटे में अपने निर्देशांक के क्षेत्र में होंगे, लेकिन उन्हें अभी भी सटीक स्थिति का पता लगाने की आवश्यकता है क्योंकि तेल कंपनी के पास उनके पास नक्शे नहीं हैं। सभी संचार बंद कर दिए। मिच बताते हैं कि उन्हें बीकन से सिग्नल ढूंढना चाहिए, लेकिन जहाज बताता है कि सोनार इसे नहीं उठा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि जहाज का मलबा हर जगह बिखरा हुआ है। नेवी फ्रिगेट ने लटकने से पहले उनकी खोज में तेजी लाने का वादा किया है और जोन्स का कहना है कि उन्हें बीकन को तैराना चाहिए ताकि यह सोनार पर दिखाई दे। ये जोखिम भरा है, लेकिन अगर वे कोशिश नहीं करेंगे तो बीकन गहरे पानी की धारा में फंस जाएगा। मिच स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार होता है और जब वह तैयार हो रहा होता है तो वह एंगेल को अपना पत्र देता है ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह इसे अपने परिवार को दे सके। वह अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में अपने परिवार के साथ हुई चर्चा को भी साझा करता है और बदले में एंगेल बताता है कि उसने एक कार दुर्घटना में अपनी पत्नी को खो दिया था। एंगेल अभी भी इसके बारे में दोषी महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे मलबे से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं की। बाद में मिच बीकन पकड़ लेता है और ऊपर तैरना शुरू कर देता है, जहां तक नाभि उसे जाने देती है। फिर उसे जोन्स द्वारा बनाए गए स्विच का उपयोग करना होगा। कोई अन्य विकल्प न देखकर एंगेल ने उनसे कहा कि वह फांसी लगाने से पहले घंटी को ऊपर चढ़ा देगा। दोनों ने घंटी काट दी, जो काफी तेजी से ऊपर जाने लगी। हालांकि यह अचानक रुक जाता है जब नाभि जहाज के मलबे में फंस जाती है। एंगेल बताते हैं कि उन्हें ऊपर तैरना होगा, लेकिन ये कठिन होने वाला है क्योंकि उन्हें 170 फीट ऊपर जाना होगा और जोन्स ने कभी भी 30 से अधिक नहीं किया। वहां भी केवल एक सूट बचा है। जोन्स ने अपना चाकू पकड़ लिया, चीजों को खत्म करने के लिए तैयार, लेकिन एंगेल ने घोषणा की कि जोन्स सूट के साथ ऊपर जाएगा, जबकि वह डिकम्प्रेशन में तेजी लाने के लिए रुकेगा, यह इंगित करते हुए कि उनमें से किसी एक के लिए जीवित रहना बेहतर है। एंगेल जोन्स को मिच का पत्र देता है और उसे गोता लगाने से बचने के निर्देश देता है, लेकिन जोन्स विश्वास नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है और वह जानना चाहता है कि एंगेल ऐसा काम करने को क्यों तैयार है जबकि वह बेहतर तैराक है। एंगेल ने कबूल किया कि कार दुर्घटना के दिन दूसरी कार में एक बच्चा था और वह उसे भी बचाने में असफल रहा। अब वह एक और युवा को मरने देने से इनकार करता है। इसे स्वीकार करते हुए जोन्स सूट पहनता है और तैरना शुरू कर देता है, जबकि एंगेल उसे कॉम्स के माध्यम से निर्देश देता है। घंटी में पानी भरना शुरू हो रहा है, लेकिन एंगेल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और जोन्स से कहा कि दबाव में बदलाव के कारण कुछ दर्द होने की उम्मीद है। जोन्स अपने अंगों में दर्द के कारण चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि वह डरा हुआ है, लेकिन जोन्स उसे इसके माध्यम से प्रोत्साहित करता है। एक बार जब जोन्स नाभि के अंत तक पहुंच जाता है तो वह हवा की गहरी सांस लेता है और सूट के बिना अंतिम 20 फीट तैरने के लिए अलग हो जाता है। इससे डिकम्प्रेशन बीमारी हो जाती है और जोन्स के मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपनी बची हुई ताकत के साथ तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अंततः सतह पर नहीं आ जाता। कुछ सेकंड तक तैरने के बाद नौसेना द्वारा भेजी गई एक नाव अंततः उसे ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है। मुख्य जहाज कॉम्स के माध्यम से एंगेल को बताता है कि जोन्स ठीक है। अंततः घंटी की हवा खत्म हो जाती है और चूंकि पानी लगभग भर ही रहा होता है, एंगेल अपनी पत्नी का हार निकालता है और आखिरी बार कोशिश करने का फैसला करता है। वह बेल से तैरकर बाहर निकलता है और ऊपर जाने लगता है, हालांकि वह बिना सूट के ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और डूब जाता है। कुछ समय बाद जोन्स अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल जाता है, लेकिन उसके लिए उस सदमे से उबरना मुश्किल है जिससे वह गुजरा है।